आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। उत्तर प्रदेश में सत्ता के लिए सियासी बिसात भले ही जाति के इर्द गिर्द बिछाई जाती है, लेकिन 2017 से कहीं ना कहीं विकास भी एक बड़ा मुद्दा यहां पर हम देख रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दशकों से एक्सप्रेसवे के जरिए विकास की पटकथा लिखने की होड़ है। मायावती से शुरू होकर वाया अखिलेश, अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण के जरिए विकास की एक दूसरे से बड़ी सियासी लकीर खींच रहे हैं। हालांकि मायावती और अखिलेश एक्सप्रेसवे से सत्ता की मंजिल पर नहीं पहुंच सके, लेकिन योगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए सत्ता में वापसी करने में सफल रहे। देखिए, 2007 में मायावती राज में यमुना एक्सप्रेसवे बना, जबकि अखिलेश राज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना। लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए सीएम योगी ने सबसे ज्यादा 4 एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, फिर पूर्वांचल के उद्घाटन के बाद अब बुंदेलखंड का जल्द उद्घाटन पीएम मोदी के साथ सीएम योगी करेंगे, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे पर काम अभी चल रहा है। बता दें कि पीएम मोदी और सीएम 13 जुलाई को तीसरे एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करेंगे और इससे बुंदेलखंड के पिछड़ेपन और बदहाली की तस्वीर को बदलने में मदद मिलेगी। यूपी की योगी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी और मात्र 27 महीने में एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड वासियों के लिए विकास की धुरी साबित होगा। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनकर तैयार होने से अब यहां पर पीएम मोदी इसको जल्द ही समर्पित करेंगे और एक्सप्रेसवे के दोनों किनारे पर औद्योगिक गलियारा बनाया गया है, जिससे कि यहां पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और यूपी में हो रहे अपार विकास से बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, विपक्ष कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है और साथ ही एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को कितना दूर कर पाएगा, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि 2017 से योगी सरकार के कार्यकाल के बाद जो है कहीं ना कहीं विकास प्रदेश में दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले भी विकास हुआ, लेकिन इतना नहीं जितना योगी सरकार के कार्यकाल में हुआ। बीजेपी अपने विकास के दम पर चुनाव लड़ रही है, सफलता भी हासिल कर रही है और 2024 के लिए भी अपनी जमीन जो है वो मजबूत कर रही है। अब जल्द ही आगामी अगले महीने 13 जुलाई को पीएम मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात यहाँ के लोगों को देने वाले हैं। दोनों ओर गलियारा बनेगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बेरोजगारी खत्म होगी और इसको इस तरीके से डेवलप किया गया है क्योंकि यहाँ पर एक पानी की बड़ी समस्या होती है। यहाँ के लोग पानी की किल्लत से काफ़ी ज़्यादा जूझते हैं, तो उस समस्या को भी दूर करने के लिए इसका निर्माण इसी तरीके से करवाया गया है कि यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग की जा सके। और इसी पर आज हम बात करने वाले, हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ गए हैं। कौन कौन है परिचय आपसे करा देते हैं। राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए, जो इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता दिलीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सपा प्रवक्ता समीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार शिव शरण सिंह जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल जुड़े नहीं है। चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले समीर सिंह, आप ही के पास आना चाहूंगी। इससे पहले हमने देखा अखिलेश सरकार में केवल एक एक्सप्रेसवे जनता को मिला उत्तर प्रदेश की, लेकिन योगी सरकार में 4 की सौगात दी जा चुकी है। आगामी महीने में जल्द ही तीसरे एक्सप्रेसवे की सौगात योगी सरकार जल्द ही प्रदेश की जनता को देने वाली है। मानते हैं कि योगी सरकार विकास के एजेंडे पर लगातार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है और कहीं ना कहीं सपा इसमें पीछे रह गई। समीर सिंह। कुछ बातें हैं जिसपे क्लैरिटी को देना चाहूंगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उसमें 4 एक्सप्रेसवे, 5 एक्सप्रेसवे की सौगातें, तो और समाज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की कार्यकाल में एक ही एक्सप्रेसवे आया। तो इन दोनों बातों में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो मैं क्लियर कर दूं। समाजवादी पार्टी की सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, जिसकी गुणवत्ता हमने, चाहे इस पे जब इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स लैंड हुए, चाहे हरक्यूलिस लैंड हुआ, तब हमने देखी, चाहे जितने भी लोग उसमें आज यात्री ट्रैवल कर रहे हो उसको हमने देखा। साथ ही साथ जो उसकी नींव रखी गई थी, जो आइडिया था उस एक्सप्रेसवे को बनाने के पीछे, वो हमने देखा कि एक्सप्रेसवे को सिर्फ लखनऊ से इटावा होते हुए आगरा के लिए एक्सप्रेसवे सिर्फ एक मात्र रास्ता नहीं था, वो पूरा कॉरिडोर था जहां पे कई सारी सुविधाएं
उस पे रखी गई थी कि आप जितना भी वहां पे जितनी भी मंडियों की फैसिलिटीज थी, आगे वहां पे मंडियां आनी थी और कई सारी ऐसी वहां पे चीजें थी जिससे वहां के जो आसपास के जिस रास्ते से एक्सप्रेसवे गुजरे वहां पे उन लोगों के लिए कैसे विकास हो, उन लोगों की कैसे आय बढ़े, कैसे उनको नई एक इनकम का सोर्स मिले, कैसे उनकी खेती किसानी में भी उनको फायदा मिले। और इसी इसी आधार पे भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आधार रखा गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में। हालांकि तब उसका नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था जिसमें समाजवादी हटा दिया गया, लेकिन ये बातें हम कई बार बोल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता तक ये बात पहुंचाने में असफल रहे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक ऐसा प्रोजेक्ट था पानी की कितनी किल्लत होती थी। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा 13 जुलाई को, तो आपको नहीं लगता कि बुंदेलखंड का विकास होगा? आप अभी आगरा एक्सप्रेसवे पर अटके हैं। जी संजीव जी, हम आगरा एक्सप्रेसवे पे इसलिए अटके हैं क्योंकि आपने अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल किया हो तो आप वहां पे देखेंगे कि वहां पे कितनी असुविधाएं हैं, कितनी वहां पे जो भी कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी वो किस हद तक कंप्लीट हुआ है, और जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है उस एक्सप्रेसवे की, इसके पहले जो मानकों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है उसको पतला किया गया है, वो सब तो अलग बात है, लेकिन इसके साथ साथ जिस क्वालिटी की वो एक्सप्रेसवे बना है उसको अगर आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कंपेयर कर ले तो शायद आप ये बात नहीं बोलेंगे। लेकिन बहरहाल बात अब वहां से आगे बढ़ चुकी है। तो जो बात हमारी थी कि हमने जो एक्सप्रेसवे को सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं बनाया था, एक्सप्रेसवे का जो पूरा जो पीछे जो एम था वो था कि वो जहां जहां से गुजरे वहां पे हमें सरकारी ऐसी सुविधाएं दे, चाहे वो मंडियों की सुविधाएं हो, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज की, तो वो ऐसी सुविधाएं दे कि वहां पे आसपास का जितनी भी जनता है जिस जिलों से जा रही है वहां पे उनकी सहूलियत और उनके रोजगार की बात हो, उनके किसानी से रिलेटेड उनको और सफल बनाया जाए। और ये सारे जो प्रोग्राम्स थे, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने ये सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए। पूरा एक्सप्रेस आप देख लीजिए, जो मंडियां वहां पे चलिए समीर जी आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। दिलीप जी हमारे साथ। दिलीप जी, समीर जी कह रहे हैं कि जो सपना था समाजवादियों का आगरा एक्सप्रेसवे को लेकर कि उसके आसपास मंडियां बनाई जाएंगी, उसके पास आसपास रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, उद्योग लगाए जाएंगे, वो सपना साकार करने में आपकी सरकार असफल रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की, जबकि उनकी सरकार में किस तरीके की दिक्कतें आई इसको पूरा प्रदेश जानता है। दिलीप सिंह जी। देखिए, समाजवादी विचारधारा का किस तरह से कहा जाए कि समाजवादी पार्टी उस विचारधारा को तिलांजलि देते हुए व्यक्तिगत रूप में अपना कार्य कर रही है, अपने स्वार्थ की राजनीति से प्रेरित होते हुए, ये सभी चीजें जनता के समक्ष है। और जहां तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है तो ये विकास की लाइफलाइन है। आपने आगरा एक्सप्रेसवे जो आधी अधूरी योजना का लोकार्पण किया था, योजना पूरी नहीं हुई थी। सकारात्मक चीजों का भारतीय जनता पार्टी सदैव स्वागत करती है और जनता के हित में जो भी कार्य होगा भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विपक्ष के रूप में भी स्वागत ही किया है, और जो गलत काम है उनका विरोध करते आए हैं। बुंदेलखंड आखिर उपेक्षित क्यों रहा? आप लंबे समय तक शासन में रहे, बुंदेलखंड की ओर आपने देखा क्यों नहीं? बुंदेलखंड को अगर मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा तो बुंदेलखंड में विकास की गंगा बहेगी। बुंदेलखंड में दोनों तरफ जो दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारा बनेगा तो उससे सबको लाभ मिलेगा, रोजगार सृजित होंगे। दिल्ली से वो जुड़ा होगा तो सड़कों का जो जाल फैलेगा, आसपास के गांव में विकास की गंगा बहेगी, और जो पानी की कमी रही, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीजें ये योगी जी ने करके दिखाया ना। अगर आपने सोचा था, आपने सपना देखा था तो उस सपने को साकार करना चाहिए। लेकिन आप तो इस प्रकार का आप सपना देखते थे, आपके शासनकाल में तो भैंस को ढूंढने जो है पूरी पुलिस फोर्स लग जाती थी। आप किस प्रकार से सपना देख रहे हैं ये तो जनता देख रही है कि कैसे सपना देखते थे, और सपना को पूरा करने के लिए किस प्रकार से तिजोरियां भरने का काम करते थे ये भी जनता ने देखा है। प्रश्न ये इस बात का है कि योगी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। बुंदेलखंड की जनता उपेक्षित क्यों रही? इतने लंबे समय में समाजवादी पार्टी ने शासन किया तो बुंदेलखंड की ओर कभी क्यों नहीं देखा? विकास की गंगा क्यों नहीं बहाई? कागजों पर जो फाइलें बन जाती थी और विकास का एक सपना दिखा दिया जाता था, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो रहा। योगी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, और तय सीमा जो तय की गई थी बुंदेलखंड के लिए उससे पहले ही निर्माण कार्य हो रहा है। और स्पष्ट रूप से
अब देखिए, पर्यटन का क्षेत्र हो, भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो खास रहेगा, पर्यटन की बात कहा जाए, रोजगार सृजित की बात की जाए, तमाम दोनों तरफ जो गलियारा रहेगा, तो इसका तो लाभ आम जनता को मिलेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसका लाभ होगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवशरण सिंह जी, उनकी क्या राय है? शिवशरण जी, आपके पास आना चाहूंगी। बुंदेलखंड का गलियारा बनकर तैयार हो गया है, 13 तारीख को इसे जनता को भी समर्पित कर दिया जाएगा। क्या लगता है कि क्या वाकई में बुंदेलखंड का अब इससे विकास होगा? जो विकास में पिछड़ा था, जो तमाम तरीके की दिक्कत यहाँ के लोग अब तक झेलते आ रहे थे, वो अब दूर हो जाएंगी, चाहे रोजगार की बात हो, पानी की किल्लत की बात हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बुंदेलखंड खाली उत्तर प्रदेश के ही कुछ जिले नहीं है, उसमें मध्य प्रदेश के भी बहुत से जिले आते हैं। और जिस क्षेत्र राज्य या देश की कनेक्टिविटी बेहतर होती है, वहाँ विकास स्वाभाविक रूप से अपनी गति पकड़ने लगता है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से उसका पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये जैसे कि आगरा एक्सप्रेसवे बना, यमुना एक्सप्रेसवे बना, अब तो पूरा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का जाल बनता जा रहा है। और उसी कड़ी में ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस का प्रधानमंत्री द्वारा जो लोकार्पण होना है, और ये अपने आप में अद्भुत होगा, इसलिए कि ये इतना ही नहीं है, इस पे अभी देखिए जो डिफेंस कॉरिडोर के भी बड़ा प्रोजेक्ट है, जो उत्तर प्रदेश का उत्तर भारत के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बड़ी सी साथ जुड़ा हुआ होगा, और जिसपे काम संभवतः शुरू होने की स्थिति में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश का विकास जो होना चाहिए वो इन्हीं एक्सप्रेसवे की वजह से हो रहा है। आज अगर तीर्थाटन की बात करते हैं, तो अगर आपका काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा एक नए उसमें आ गया है, और वहाँ की पर्यटन की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जितना भी ट्रैफिक जा रहा है बड़ी आसानी से जा रहा है। एक्सप्रेसवे पे आपने गाड़ी अपनी स्टार्ट किया, एक्सप्रेसवे से चल दिए सीधे। शिवशरण जी, आपने उत्तर प्रदेश की कई सरकारें देखी हैं, आप उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, उत्तर प्रदेश की सियासत को बड़ी बारीकी से समझते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ को सरकार चलानी नहीं आती। उन्होंने हाउस में भी कहा, बाहर भी कहा, लेकिन जिस तरीके की कार्यशैली सरकार की है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, आगरा एक्सप्रेसवे हो, या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, या फिर इन्वेस्टर समिट जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुए, तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश की दोनों सरकारों का कंपैरिजन करें, अखिलेश यादव की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार, तो कहां पाते हैं आप? संजीव जी, एक बार फिर से सवाल दोहराइए, शायद वो सुन नहीं पाए हैं। शिवशरण सिंह जी, अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको सीधे टारगेट करते हुए हाउस में भी उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी है, लेकिन उनको सरकार चलानी नहीं आती, उनके पास उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई विजन नहीं है। आप जब सरकारें आप देख रहे हैं, तब आपको क्या लगता है कि बिल्कुल संजीव जी, सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से इस वक्त सामने आ रही है। बता दें कि महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। फडणवीस की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। सत्ता का लालच नहीं है, हिंदुत्व आगे, ये कहना है फडणवीस का। तो बड़ी जानकारी, आज शाम 7:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता दें, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, फडणवीस की तरफ से जानकारी दी गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सत्ता का लालच नहीं है, हिंदुत्व आगे है। चलिए एक बार फिर से चर्चा में आगे बढ़ते हैं। संजीव जी, अपना सवाल पूछिए। सिंह साहब, सवाल ये है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीधे टारगेट करते हुए आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास का मुख्यमंत्री के पास विजन नहीं है। लेकिन दोनों सरकारों का कंपैरिजन करें, अखिलेश यादव की सरकार 2012 से 2017 या फिर 2022 के बाद जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो आप क्या पाते हैं दोनों सरकारों में कितना अंतर है? कौन सी सरकार ने ज्यादा विकास कराया? देखिए, ये साबित कर दिया है, अगर देखिए इनके विकास कार्य जो भी कार्य किए हैं योगी सरकार ने, और ये इतने वर्षों बाद 3 दशक बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई है लगातार।
तो ये जनता ने साबित किया है। अब उसको अगर आप किसी सदन के अंदर चाहे बात करें चाहे सदन के बाहर बात करें, एक तो संसदीय मर्यादा में बात हमको आपको किसी को भी करना चाहिए, और उसका जब आप उससे लीक से हट के जाएंगे तो आपको ज्ञान दिया जाएगा। तो विकास के मामले में योगी ने साबित कर दिया है। वो तो खाली चलो उनको मौका मिला 5 साल में एक आगरा एक्सप्रेसवे का उन्होंने कार्य पूरा किया जैसा भी, लेकिन योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस पूरा कर दिया। देखिए चुनाव के कुछ ही समय बाद देखिए बुंदेलखंड पर आपका लोकार्पण का समय आ गया है। गंगा एक्सप्रेसवे का पूरा का फिर जमीनी काम लमसम पूरा हो रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा। तो जिस हिसाब से योगी का जो एक सोच है, योगी मोदी का है, डबल जो उसकी सरकार, इंजन की सरकार है, ये साबित कर रही है। केंद्र सरकार का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। तो इसमें बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो विकास किया है उसको समाजवादी पार्टी अपने चश्मे से देखने में नाकाम रहती है। समीर साहब, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास से अखिलेश यादव को जवाब दिया है? क्योंकि अखिलेश यादव के जो हमले होते हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के प्रति व्यक्तिगत ज्यादा होते हैं। संजीव जी, कई सारी बातें हैं जिसको मैं यहाँ पे अभी वापस से कहना चाहूंगा। जैसे कि अभी जो पहले आपका जो प्रश्न है उसका मैं उत्तर दे दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो भी उनके जो भी टिप्पणियां हैं या जो भी वार है वो व्यक्तिगत वार ज्यादा होते हैं। लेकिन व्यक्तिगत वार आप ये समझिए कि व्यक्तिगत वार किसी एक इंसान पे नहीं है। व्यक्तिगत वार जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री पे है। उनको सरकार चलाने का जिम्मा उनके पास है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि उन्होंने किसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इंटरफियर किया हो या वो जिस तरह से रहते हैं उस पर इंटरफियर किया हो। अगर वो ये कह रहे हैं कि उनके पास सरकार चलाने का विजन नहीं है तो ये उनका एक व्यक्तिगत उनके बात नहीं है। वो पूरी क्योंकि उससे पूरा ये भी व्यक्तिगत हमला होता है समीर साहब। समीर जी, ये व्यक्तिगत हमला है कि मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में सरकार चलानी नहीं आती, मुख्यमंत्री के पास उत्तर प्रदेश के विकास का विजन नहीं है। ये व्यक्तिगत हमला नहीं है क्या? संजीव जी, अगर हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास विजन नहीं है और उसको सपोर्ट करने के लिए हम तथ्य दे रहे हैं, हम प्रदेश के विकास की जो भी बातें हो रही हैं उसको सामने रख रहे हैं, हम जो भी इश्यूज हैं उनको सामने रख रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? अगर विजन है तो फिर इतना ज्यादा जो भी प्रदेश में अब आप भी ऐसी चीजें गिना रहे हैं जो कि भाजपा का काम है गिनाना। भाजपा के काम है कि आप होर्डिंग्स करिए, प्रचार करिए, प्रचार प्रसार के थ्रू जितने भी आधी चीजें जो आप गिना रहे हैं वो प्रदेश का विकास होता है तो ये ना गिनाए हम। और मैं इसका आप एग्जांपल दे दूं, भाई बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आप स्वागत करते हैं या नहीं समीर साहब? 40 एम्स लाने में आप यहाँ से लखनऊ से थोड़ा आगे बढ़िए, रायबरेली का एक एम्स है जिसकी दवाइयां दी जाती हैं, वहां ओपीडी तक चालू नहीं है अभी, वहां पे डॉक्टर्स नहीं है अभी। तो इसको आप कहेंगे कि उन्होंने काम कर दिया? काम वो होता है जो कि जनता के काम आना स्टार्ट होते हैं, जो जनता के काम आए। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ 4 या फिर आपने आधारशिला रख दी 4 एक्सप्रेसवे की, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमारा वो एक्सप्रेसवे या फिर हमने उसको उतार के रेडी कर दिया है। और ऐसे हमने पूरे प्रदेश में देखा। और रही बात, अगर आप सच में ये मानते हैं कि इस सरकार ने विकास किया है तो आप आज प्रदेश की हालत देख लीजिए, आज प्रदेश के नौजवानों की हालत देख लीजिए, बेरोजगारी का दर देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए। अगर इतना विकास हो रहा है देश में और प्रदेश में, चौमुखी विकास अगर हो रहा है तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो ऐसा कौन सा विकास है जो कि बोला तो जा रहा है लेकिन जनता के पास नहीं आ रहा है, रोजगार आ नहीं रहा है, दिलीप जी जवाब देंगे। दिलीप जी, आपका विकास ना तो जनता के लिए है ना इनको दिखाई दे रहा है। आज रुपीस को डॉलर से कंपैरिजन आज वो अपनी प्रश्न है दिलीप जी कि प्रत्येक राजनीतिक दल की परीक्षा कब होती है? चुनाव में होती है, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। अगर हमने काम नहीं किया तो विधानसभा के चुनाव में हम फेल हो जाते, लेकिन फेल कौन हुआ और पास कौन हुआ? जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरा? भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी। योगी जी के आप बोल रहे थे, मैं बीच में कतई नहीं बोल रहा था। यही समाजवादी पार्टी के लोगों की दिक्कतें हैं कि वो अल्लाह बोल संस्कृति से कहीं ना कहीं बीच में बोलने का काम करते हैं। पहले समझिए, पर आप पार्टी चला नहीं पा रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं। आपके समय में कितने मुख्यमंत्री रहते थे? कौन कौन लोग किस प्रकार से सरकार को चलाने का काम करते थे? जनता ने देखा है। किस प्रकार से चाचा कहते थे, फिर दूसरे चाचा कहते थे, फिर तीसरे चाचा कहते थे, फिर पिताजी कहते थे,
और फिर वो पिताजी भी ज्ञान देते थे कि आपको सीखना हो, अनुशासन का पाठ सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्वयंसेवकों से सीखना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी को सीख दी थी, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने सीख दी थी। मैं आपको बताने आ रहा हूं, शायद भूल गए हो तो स्मरण कर लीजिएगा या मुलायम सिंह जी से पूछ लीजिएगा। जहां तक सरकार की बात है, सरकार बखूबी चलाई गई, योगी जी ने बखूबी चलाया और जनता की कसौटी पर वो जो परीक्षा जनता की द्वारा ली गई उस पर वे खरे उतरे। प्रचंड बहुमत की सरकार आई दोबारा। अगर हमने सरकार ना चलाया होता ढंग से और जो जनता की योजनाएं हैं अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिला, आम आदमी को उसका लाभ मिला, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, अपराधी प्रदेश छोड़ रहे हैं। अपराधियों पर अगर बुलडोजर चलता है तो दिक्कत आपको होती है और बुलडोजर का इतना विरोध करने लगते हैं कि अपराधियों के पक्ष में खड़े होने का काम करने लगते हैं। कहीं आतंकवादी पकड़ा जाता है तो आप खड़े हो जाते हैं। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में सकारात्मक राजनीति करते हुए समीर जी ये सब बातें होती रहेंगी। और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का बुंदेलखंड के लोगों को क्या फायदा मिलेगा, उसका आपको स्वागत करना चाहिए। और अगर उसमें कहीं खामियां हो जी, तो उसकी आलोचना करिए, उसके बारे में बताइए। दिलीप जी ये सब बातें विकास की होती रहेंगी, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद बुंदेलखंड के लोगों को किस तरीके का फायदा मिलेगा? संजीव जी, मुझे लगता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद बुंदेलखंड की जनता का उतना ही फायदा होगा जितना पूर्वांचल की जनता का हो गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद, जो कि है जीरो। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे और वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी। तो मेरा इनसे ये पूछना है कि ये सिर्फ जो भी ये नियम है या जो भी ये सपने हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ, तो क्या ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ इनका दोहरा व्यवहार क्यों किया फिर? क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास तो हमें ऐसा कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं दिखता नजर आया। और अगर हम बात करें कि तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे था, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जब हमारी सरकार गई तो हमारी सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पे कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप कर दिए, या फिर इनकी वो समाजवादियों ने बनाई थी इसलिए उसके साथ द्वेष की राजनीति के चलते उसमें कुछ काम नहीं हुआ। तो लेकिन अगर ऐसा कुछ था भी आगरा एक्सप्रेसवे लखनऊ के साथ, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को तो ये अपना काम बताते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास कौन सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पे डेवलप हो गए जो अब बुंदेलखंड की बात हो रही है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है शिवशरण जी, बिल्कुल संजीव जी, समय की कमी इस तरीके से यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जरा शिवशरण जी के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि जिस तरीके से पूर्वांचल को लेकर कह रहे कि जीरो विकास यहाँ पर हुआ है, उसी तरीके से वो बुंदेलखंड के कॉरिडोर को भी देखते हैं, इस एक्सप्रेसवे को भी देखते हैं। जरा बताएं शिवशरण जी जल्दी से, क्योंकि समय की कमी है। ये इनका आरोप और विचार हो सकता है, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आप निष्पक्ष रूप से देखें तो हमारा कहना है, शुरू में ही हमने कहा था कि किसी भी राज्य और देश का विकास अगर उसका सड़क मार्ग आपका यातायात व्यवस्था सुदृढ़ है तो उसका विकास स्वतः हो जाता है। भाई एक्सप्रेसवे जितने कम समय में आपकी यात्रा पूरी करेगा, कम लागत में आपका पूरी करेगा, उससे आप कितनी आसानी से किसान अपना माल जो है दिल्ली की मंडियों में ले जाएंगे या जो भी मंडियां हैं जहां भी जाना है, चाहे जो भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके साथ एक्सप्रेसवे के किनारे कोई इंडस्ट्री खड़ी की जाए। देखिए मूल विकास जो है हमारा, जब ट्रैफिक का हमको जो सुविधा मिलेगी तो हमारा विकास स्वतः बढ़ेगा, हर सेक्टर में बढ़ेगा। इसमें पर्टिकुलर की बात करना मैं समझता हूँ ये न्यायोचित नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर एक और एक्सप्रेसवे की सौगात जो है जल्द ही उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है। पूर्वांचल के बाद अब 13 जुलाई को पीएम मोदी सीएम योगी बुंदेलखंड एक्सप्रेस की सौगात यहाँ के लोगों को देने वाले हैं और ये कहा जा रहा है कि इसके साथ ही यूपी में और विकास होगा और जो कॉरिडोर यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनेगा उससे भी और विकास के अवसर पैदा होंगे। खासतौर पर जो पानी की किल्लत यहाँ पर रहती थी उससे लोगों को निजात मिलेगी और सबसे अहम रोजगार के अवसर यहाँ पर पैदा होंगे। हालांकि कई लोगों को रोजगार इसमें पहले ही मिल चुका है और आगे भी इसमें रोजगार की कई संभावनाएं हैं, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इस चीज को नकार रहा है। पूर्वांचल में जिस तरीके से पूर्वांचल कॉरिडोर के विकास के साथ यहाँ पर
जीरो विकास की बात विपक्ष कर रहा है और इसी तरीके की उम्मीद उन्हें बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे से भी लग रही है कि यहां पर केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन जाएगा, उसके आसपास किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, ये सपा का मानना है। लेकिन अब देखना होगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से कितना विकास होगा और विकास की मुख्य धारा से बुंदेलखंड कितना जुड़ पाएगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।